हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और आप देख रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर। अभी तक हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही पढ़ते आ रहे हैं और आज भी हम लोग आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। हम लोगों को मौलिक अधिकार कौन कौन से मिले हुए हैं वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर आप लोगों को इसके अंदर कुल मिलाकर अनुच्छेदों की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद नंबर 12 से लगाकर 35 तक आपको दिए गए हैं। आगे देखिए, नोट भाग नंबर 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार ये वैयक्तिक हैं। राष्ट्र हित या नागरिक हित में सभी मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, कानून की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं, स्वतः ही लागू हो जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे देखिए, भारत में मौलिक अधिकार। देखिए, सर्वप्रथम जो मांग करी गई थी वो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक द्वारा कही गई थी। आगे कांग्रेस के द्वारा 1917 से 19 के दौरान भी सरोजनी नायडू के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, किसी तरीके से कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो संविधान है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के द्वारा हम लोगों ने लिया है। आगे देखिए, 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें एम.एन. अंसारी ने व 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। आगे देखिए, 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड गए थे, वहाँ उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। आगे देखिए, 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व 1945 में जो अभी हमने पहले पढ़ा था तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कब कब किस किस ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। आगे देखिए, परामर्श समिति का गठन किया था। देखिए, इस परामर्श समिति का जो गठन किया था उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इस परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ भी थी जो इस प्रकार थी कि अल्पसंख्यकों के हितों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, उनके हित के लिए। और एक थी मौलिक अधिकारों की उप समिति जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी साहब थे। कुल 7 मौलिक अधिकार हम लोगों को स्वीकृत किए गए थे जब भारत का संविधान बना था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको वहाँ से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अब वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार ही हैं। अब हम इनको अनुच्छेद वाइज देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 12, इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 13, इसमें विधि या कानून की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 13 में आंशिक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सर्वप्रथम जो प्रयोग 1803 में बारबरी नामक मेडिसिन विवाद में न्यायाधीश मार्शले ने किया था। कौन से न्यायाधीश थे? मार्शले। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि को असंवैधानिक घोषित या फिर कर सकता है। समानता का मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक है, इसको देखिए। समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14, कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण। विधि के शासन के अपवाद। देखिए, कुछ अपवाद भी हैं। किस तरीके से अपवाद हैं? देखो,
राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कृत्यों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। ये एक तरीके से अपवाद है जो कि अनुच्छेद 361 के अंदर उल्लेखित हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार एवं अनुमुक्तियां प्राप्त हैं। आगे देखिए 194, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार व उन मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता। आगे देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया। अब आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 14, इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। किस तरीके से आप लोगों ने अनुच्छेद नंबर 14 देखा। अब आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 15, सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। किसी भी तरह से सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा इस तरीके से। अब इसमें देख लीजिए इसके कुछ सब पार्ट भी हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 15 फर्स्ट, इसमें देखिए राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। देखिए पार्ट अनुच्छेद 15(2) नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने का अधिकार देता है। कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। आगे देखिए 15(3) के अंदर राज्य महिलाओं व बच्चों के हितार्थ भेदभाव कर सकता है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये भेदभाव कर सकता है उनके उत्थान के लिए। आगे देखिए 15(4) राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितार्थ भेदभाव कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया ये। देखिए आगे देखिए चंपाकम दोराई राजन व जगवंत कौर के मामले के जो प्रभाव को ख़त्म करने के लिए इसको जोड़ा गया, क्योंकि उस टाइम में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था कि उनको, इसलिए ये संविधान संशोधन करना पड़ा। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 16, लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता, यानी धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान व रक्त समूह इनमें अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 16(4) राज्य सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करेगा। 16(4) के SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसको 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 स्वतः ही क्रियान्वित है। प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसे 1976 में संशोधित करके नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के राज्य नागरिकों को व गैर नागरिकों को सेना व शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। इस तरीके से आगे देखिए अनुच्छेद 18(2) भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। आगे देखिए अनुच्छेद 18(3) यदि कोई विदेशी भारत सरकार की सेवा में है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई भारतीय विदेशों से उपाधि अर्जित करना चाहे तो वह भारत के राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से वो कोई भी विदेशी उपाधि अर्जित नहीं कर सकता। इस तरीके से आप लोगों ने ये पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रताओं का अनुच्छेद नंबर 19 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मूल रूप से हमें स्वतंत्रता 7
मिली थी, लेकिन आज वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता हैं। देखिए कौन कौन सी। विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा व परिसंघ की स्वतंत्रता, संघ व परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। देखिए 19 च के अंदर क्या दे रखा है, संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 19 च को हटा दिया गया। आगे देखिए 19 छ व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का संबंध केवल भारतीय नागरिकों से ही है। अनुच्छेद 20 अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। आगे देखिए अनुच्छेद 21 सबसे इम्पोर्टेंट, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 व 21 में वर्णित स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी अधिकार आपातकाल में निरस्त किए जा सकते हैं। सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में निरस्त नहीं होंगे, बाकी सभी को निरस्त किया जा सकता है। आगे देखिए अनुच्छेद 21 का में क्या दे रखा है, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। जो भारत का संविधान संशोधन आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया था, उसके अकॉर्डिंग ये बात कही। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग आपके पसंदीदा कोई भी अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो, उसकी आप परामर्श ले सकते हैं 24 घंटे के अंदर। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, इसमें देख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, बेगार, बलात्, श्रम, मानव दुर्व्यापार तथा सागरी प्रथा का अंत या निषेध। अनुच्छेद 24 में क्या कह रहा है, बाल श्रम निषेध। भारत में बाल श्रम से संबंधित सर्वप्रथम कानून गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर बनाए गए। बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध कैलाश सत्यार्थी से है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम आगे देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रबंध करना। अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली चंदे की राशि पर किसी तरह का कर नहीं लगाना या फिर उनको कर मुक्त रखना। आगे देखिए अनुच्छेद 28 राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध, मतलब किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे देखिए संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 व 30 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, जैसे मदरसों जैसे। आगे देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होंगे, देखिए। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट नंबर 2 कौन सी है, अधिकार प्रेक्षा। रिट नंबर 3 परमादेश, यह राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होगी। आगे देखिए रिट नंबर 4 उत्प्रेषण। रिट नंबर 5 प्रतिषेध। रिट नोट के अंदर आप लोग याद रखिए, जो रिट 3rd, 4th, 5th का संबंध न्यायिक क्षेत्र से हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी हम लोग कह देते हैं आपको कि भीमराव अंबेडकर जी ने
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा। देखिए बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, क्योंकि यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को ये छूट देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं एवं अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। इसलिए इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अब आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का रक्षावलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, वह क्षेत्र जो सेना के नियंत्रण में हैं वहाँ सदैव मौलिक अधिकार रहे, यह आवश्यक नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 35 यह मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून निर्माण करेगी। अब देखिए आगे मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी प्रमुख वाद कौन कौन से रहे वो देखिए। नंबर 1 शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें निर्णय क्या निकला? संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा सज्जन सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1964। इसमें निर्णय क्या निकला? संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। थर्ड गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। निर्णय संसद द्वारा मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। आगे देखिए केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद 1973। निर्णय क्या निकला? देखिए संसद संविधान के किसी भी भाग को उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। नोट में देखिए मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारतीय विवाद में आई थी। आगे देखिए वर्तमान स्थिति क्या है? संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि उसमें संविधान के मूल ढांचे में क्षति पहुंचती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इस तरीके से आज आपने आपके खुद के मौलिक अधिकारों के ऊपर आपने डिटेल में चर्चा करी। इस तरीके से ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये सभी प्रतिक्रिया आप अपने लाइक और कमेंट के थ्रू करिए। चैनल पर नए होने पर उसको सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। ओके, धन्यवाद।